मित्रों नमस्कार। एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पे भारत के उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इससे जो देश के अंदर हड़तालें प्रदर्शन शुरू हो गए थे उस पर रोक लगी है और अब हमें ठंडे दिमाग से उस पर सोचने की आवश्यकता है। तो मैं आज इस बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। आज मेरा दूसरा विषय है। दूसरा विषय ये है कि हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली माता पिता को अपने इंडिविजुअल बच्चे के लिए सोचना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग लगभग, अब ज्यादा हो गए होंगे, निवास करते हैं और सरकारी नौकरियां तो बहुत कम है। और हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं, जिसे हम SC ST और OBC वर्ग कहते हैं, ये माना जाता है कि उनकी जनसंख्या देश में सवर्ण वर्ग के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% रिजर्वेशन भी कर दिया जाए तब भी इसका कोई हल है नहीं। तो थोड़ा सा इस बात को मैं डिस्कस करूंगा, फिर नए टॉपिक पर जाऊंगा। क्योंकि हम अपनी जाति पर प्राउड क्यों फील करते हैं, ये सोचिए। क्योंकि एक तरफ तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इसलिए लाया जा रहा है कि सवर्ण जाति के लोग दलित लोगों की जाति बोल करके टोंट कसते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि उनको रिजर्वेशन भी चाहिए जाति के नाम पर। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन है। अब हमें यहां पर यह समझना है कि हमें रिजर्वेशन मिले, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं। लेकिन अगर इसको बहुत डीप में सोचा जाए, बहुत तसल्ली से सोचा जाए, तो जो ये सरकारी नौकरी और रिजर्वेशन का लालच है, वो व्यक्ति की तरक्की में, प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधक है। और मैंने स्वयं देखा है कि जिन मध्यम वर्ग के परिवारों में, और वो सवर्ण जाति के हैं, जिनके दिमाग में सरकारी नौकरी या नौकरी ही होती है, वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मध्यम वर्ग ही रह जाते हैं। कोई बिरला होगा कि सुंदर पिचई जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके CEO बन गया, ऐसे बहुत कम है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि जिन परिवारों में बिजनेस माइंडेडनेस है, जो अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, चाहे बिजनेस उन्होंने छोटा शुरू किया हो, अगर आपने देखा ना स्टार्टअप कैसे शुरू हो रहे हैं, तो हमें जाति का ठप्पा न लगा करके हमें अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को आगे बढ़ाना है, आर्थिक विकास को देखना है। तो कुछ देर के लिए आप अगर नौकरियों को अलग छोड़ दें,
तो आपको ये मान करके चलना कि नहीं, हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, बेहतर बनना है, और वो कोई नौकरी नहीं दे सकती है, ये क्लियर है। कोई चंद नौकरियां हैं जो आपको रुतबा दे सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि उससे आप बहुत ज्यादा धन कमा लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, तो ऐसा बहुत कम होने वाला है। तो इसलिए ये मुद्दा अलग है, इस पर हम किसी दिन बहुत विस्तृत तरीके से बात करेंगे। इसमें कोई नियम, सब भारतीय एक हैं, लेकिन हमें यह समझना है, माता पिता को यह समझना है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग और धर्म से संबंधित हो, फैमिली इज फर्स्ट। उनके बच्चे पहले, बच्चों का कैरियर पहले है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इधर उधर के फालतू जो हमारे नेतागण लोग हैं, या जो सामाजिक सुधार की बात करते हैं, धार्मिक लीडर है, इनकी बात कम सुनो। ये देखो कि हमारे परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आज मैं उसी पर 2-3 मिनट आपको और लूंगा, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका बच्चा चाहे नौकरी में जाए, क्योंकि नौकरी भी है, थोड़ा बहुत तो है, या वो अपना स्टार्टअप शुरू करे, या वो अपना बिजनेस में किसी एस्टेब्लिश बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहा हो, तो बच्चे की राइट एज क्या होनी चाहिए कि जिस उम्र में उसको अपने उस गोल के लिए फोकस करना चाहिए। अब वो जमाना गया कि जब कुछ मालूम नहीं होता था बच्चे को, पेरेंट्स को भी ज्यादा कुछ पता नहीं होता था, ऐसी कोई होड़ नहीं थी कि स्कूल में एडमिशन कराना है, किस में नहीं कराना है। गांव के और शहर के और घर के पास जो स्कूल होता था उसी में बच्चा पढ़ने जाता था। पेरेंट्स की ये कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कहाँ सेटल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, खेती कर लेगा, कोई मजदूरी कर लेगा। आज भी जो गरीब परिवार है वो यही सोचते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो उससे ऊपर उठ गए हैं, वो आज अपने बच्चों के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि ठीक, क्योंकि मुझे पिछले 30 साल से एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया है, और मेरे पास हजारों लाखों बच्चे पढ़कर गए, और सभी प्रकार के बच्चे मेरे पास हैं। तो जो मैंने अपना निष्कर्ष निकाला, जो मैंने उस पर रिसर्च की और एनालिसिस किया, मैं ये समझाऊं कि अगर राइट टाइम पे बच्चों को सही डायरेक्शन में लगा दिया जाए, चाहे वो क्रिकेट खेल रहा है, या बैडमिंटन खेल रहा है, या डांस कर रहा है, या गाना गा रहा है, या फिल्मों में जा रहा है, या पढ़ाई पर ध्यान दे रहा है, कुछ भी कर रहा हो, तो राइट एज एक्चुअल होनी क्या चाहिए। आप ही बताओ, अगर आपका बच्चा डांस सीखना तो डांस इंडिया डांस है, गाना गा रहा है तो इंडियन आइडल है, कितने कितने साल के बच्चे हैं उसमें, 14, 15, 16, 17। ऐसे अगर क्रिकेट में जाओ तो अंडर 14 की टीम बनती है, अंडर जो है 16 की टीम बनती है, अंडर 19 में तो वर्ल्ड कप होता है। यानी कि अंडर 19 तक, 19 साल तक आपके बच्चे का क्रिकेट बेहतरीन होना चाहिए, तो किस उम्र में आप उसको खिलाना शुरू करेंगे? सोचो ना, आप इस पर विचार करो। अब आप बिल्कुल इसको मजाक में ना ले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बच्चे को टेंशन हो जाए कि आप साहब उसको अब कुछ ना करने दे। तो राइट एज है कायदे में कि बच्चे को 9th क्लास में जब वो आता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि उसने अपने जीवन में करना क्या है। हालांकि बच्चा उस स्थिति में नहीं होता है, तो आपको अपने आप पेरेंट्स को, या जो आपके जानने वाले हों और बड़े पढ़े लिखे लोग हों, या स्कूल के टीचर्स हों, करेक्ट, जो मेंटर होते हैं या कोचेज होते हैं, उनकी सलाह लेकर के बच्चे में क्या टैलेंट है, तो क्लास 8 से ये काम शुरू होना चाहिए, मतलब 9th से। क्लास 8 तक बच्चे को खुल करके पढ़ने दो,
अगर वो पढ़ाई में उसका मन लगता है तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम आजकल ज्यादातर चलता है। आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश आती है तो इंग्लिश होनी ठीक जरूरी है। और मैथ्स और साइंस, ये तीन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, वो सब अपने आप कर लेगा आगे चल करके। लेकिन ये तीन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, उसका बेसिक सुधारना है, ताकि वो इन सब्जेक्ट से डरे नहीं। अब चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा तो इंग्लिश उसकी ठीक हो ही जाएगी, पर मैथ्स और साइंस पर आपको ध्यान देना है। बाकी धीरे धीरे अपना आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसका पर्सनल डेवलपमेंट जरूरी है। बच्चा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है स्कूल में, डिबेट्स है, डिस्कशंस हैं, स्टेज पर जाकर के स्पीच देनी है, भाषण, मतलब मेरा कहने का गाना गाना है या डांस करना है या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में उसको भाग लेना है, ये बहुत जरूरी है। अब 9th क्लास में जब बच्चा पहुंचता तो हल्का हल्का, यानी कि 1-1.5 घंटा पूरा समय मान लीजिए स्कूल को दे रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बात करूंगा अभी, क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह में तो आपको शुरू से उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन पढ़ाई में देखिए, पढ़ाई आसान नहीं है। शुरू में कोई नहीं पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन आपको ये देखना है कि नहीं बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि वो हाई स्कूल की तैयारी करे, लेकिन साथ में 1-1.5 घंटा, अगर वो MBA करना चाह रहा है या वो IIT करना चाह रहा है या वो नीट का एग्जाम देना चाह रहा है या सिविल सर्विसेज करना चाह रहा है या बैंक में जाना चाह रहा है या रेलवे की नौकरी करना चाह रहा है या विदेशों में किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है या सरकार की स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाह रहा है, तो आपको 9th क्लास से ढूंढना शुरू करना है कि क्या सुटेबल कैरियर है, और फिर उसको 1-1.5 घंटा उस प्रकार का सिलेबस, पिछले सालों में क्या पेपर आते हैं, ताकि बच्चों को एक साल में काफी कुछ थोड़ा बहुत अंदाज आ जाए। वो 1 घंटा डेली उस पर वर्क करेगा। उसके बाद वो 10th में आएगा तो 10th में चूंकि बोर्ड होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो 10th का बोर्ड की तैयारी करेगा तो उसका 9th में कुछ कुछ उसको 10th क्लास का भी आपको समझाना है, ताकि जब वो 10th क्लास में आए तो 6 महीने के अंदर उसका सिलेबस पूरा हो जाए और बाकी उसका फिर रिवीजन बचा रहे। लेकिन इस दौरान उसको फिर 1-1.5 घंटा, आपको ये नहीं सोचना कि साहब, क्योंकि एक्चुअल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जो हम 9th 10th में 11th 12th में पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारा आता है, चाहे वो मैथ्स से हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, और चाहे वो जनरल नॉलेज में हो। और मान लो IIT का एग्जाम दे रहा है या नीट का एग्जाम दे रहा है, तो तब तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तो आनी है, बायो आनी है। तो वो जो बायो पढ़ रहा है या जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो किताब उसके स्कूल में लगी हुई है NCERT की, वही खरीद के लाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि नहीं, आपको अगर टारगेट IIT है या टारगेट आपका नीट है, तो आपको 10th क्लास में बहुत ब्रॉडली पढ़ना है। उसके बच्चे की टेबल पर वो किताबें होनी चाहिए। वो सिविल की तैयारी कर रहा है तो तब आपको सिविल सर्विस के हिसाब से करना है। बैंक में अधिकारी बनने की तैयारी करते तो बैंक के हिसाब से आपको उसको समझाना है। अब अगर मान लीजिए आप नहीं समझा सकते, तो आप अगर हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो हम बैठे, हमारे पास आइए, हमारे पास सारा समाधान है। इसीलिए हमने पूरा जोखिम उठा करके कि नहीं, हमें बच्चों को सही रास्ते पर लगाना, इसलिए स्कूल खोला है। तो हमारा दूनवुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से एक स्कूल है देहरादून में। जैसे आप प्रेमनगर पहुंचेंगे और नेशनल हाईवे 72 पर चढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हमारे स्कूल मिलेगा, दूनवुड्स ग्लोबल स्कूल। हर समस्या का समाधान है। और जब बच्चा 10th पास में, देखो क्या होगा, उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, और चूंकि उसका लेवल जो है ना IIT नीट, उस लेवल पर उसने सोचना शुरू कर दिया है। तो जब बच्चा अपने टारगेट के लेवल पर सोचना शुरू करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से उसके मार्क्स बिना किसी स्ट्रेस के हाई स्कूल में भी बहुत बढ़िया है।
फिर उसके बाद इंटर, 11th क्लास में उसको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। तो अब उसको पूरी ताकत लगानी है जिस फील्ड में भी वो जाना चाह रहा है। अगर वो सेम उसी फील्ड में जा रहा है जो उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे IIT है या नीट वगैरह है, तो उसमें वही सब्जेक्ट आते हैं जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो तब तो आप बहुत डीपली पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विद इन दैट कोर्स, जो आपका IIT का कोर्स होगा, जो आपका नीट का कोर्स होगा, विद इन दैट कोर्स आपका 11वीं और 12वीं का कोर्स भी होगा। ये क्लियर है? जब आप ऊंचे स्तर पर सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बुक्स, टेक्स्ट बुक स्कूल में चल रही हैं, वो आपको बहुत आसान लगेंगी, और बिना स्ट्रेस के ही आप 12वीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अपना जो एग्जाम होगा इंजीनियरिंग का और मेडिकल का, उसमें बहुत अच्छे एग्जाम मार्क्स आएंगे। अगर आप इससे अलग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो आप 2-3 घंटे या 4 घंटे आप इस फील्ड में तैयारी करना शुरू कर दीजिए 11वीं क्लास में। और 12वीं का सिलेबस भी जो है आधा 11वीं क्लास में पूरा होना चाहिए कायदे में, लेकिन उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होना जरूरी है। तो यानी कि इस प्रकार से आपको 9th क्लास से शुरू करना है, धीरे 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 करके, और जब 12वीं पास आप करेंगे उस समय आप फुल फ्लैश जिस फील्ड में भी आपको जाना होगा उसकी आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। और अगर आपको IIT जाना है तो फिर तो 12वीं के पास आप सीधे IIT में जाएंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। और अगर आपको अलग फील्ड में भी जाना तो ग्रेजुएशन करते करते आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, अगर आप आराम से अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब यहां पर की हमने जॉब की बात, नौकरियों की बात, लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो अब आपको उसके बारे में पूरा, उसके प्रोज एंड कॉन्स, जो भी स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, क्या शुरू कर सकते हैं आप, तो उस बारे में सोचना, पढ़ना, क्या आज तक किसी ने वो काम किया, क्या तो उसमें कितनी सफलता मिली। भाई इधर उधर के फालतू के वीडियो देख के, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है, तो आपको शुरू से ही अपना जो इंटरेस्ट का फील्ड है उससे रिलेटेड चीज आपको सर्च करनी है अपने सोशल मीडिया पे भी, और फिर देखना जैसे आप अपने एजुकेशन पूरा करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता होगा कि हमने कौन सा स्टार्टअप करना है, कौन सा बिजनेस करना है या क्या करना है। तो ये आपके अंदर, जैसे और किसी फील्ड में आपको तैयारी बहुत अर्ली करनी पड़ती है, ओलंपिक में मेडल लाना है या एशियन गेम्स में मेडल लाना है, करेक्ट, या कोई और टूर्नामेंट जीतना है, तो निश्चित रूप से आपको जब आप 8-9 साल के होते हैं, 8-9 साल का मतलब तो क्या, आप 4th-5वीं क्लास में, तब से आप उस खेल में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं और खेलना शुरू करते हैं। तो यही चीज पढ़ाई पर भी लागू होती है, यही चीज आपका बिजनेस में भी लागू होती है। और ये कहा जाता है कि जो बहादुर लोग होते हैं, है ना, किस्मत भी उन्हीं का फेवर करती है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी सब कुछ वो जाति के आधार पर क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर क्या हो रहा है, वो अलग चीज है। आपका परिवार क्या कर रहा है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसकी योजना बनाओ, उनको बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करो। अब इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, भाग 2, ये भाग 1 रहेगा, भाग 2 में मैं आपको और दूसरे तरीके से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा कुछ फायदा इससे हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।